कि आखिरकार भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से क्यों निकाला। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया जो भाजपा को मिर्ची लग गई। भाजपा कभी हिंदुत्व के मुद्दे से हट ही नहीं सकती है। जिनका बाप मर जाता है, इनके पिता मर जाते हैं, चद्दर पगड़ी उन्हीं के माथे पे बांधी जाती है। ये बात है कि भाजपा का दोहरा चरित्र बिहार में अलग स्टैंड और अन्य राज्यों में अलग स्टैंड, उसके बारे में मैं बात कर रहे हैं आपसे। यह हमारी गठबंधन की सरकार है। एक शब्द में जवाब मैं यही दूंगा। और बाकी जगह जहां हम सरकार में हैं, अकेले आप हैं। नीतीश कुमार के सामने झुक गए। सरकार में कभी कोई झुकता नहीं है। एक रास्ता होता है, दो पहिया होता है और साथ में चलना होता है। तो साथ में चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, परिचय की मोहताज नहीं है और बहुत ही कुशल राजनेता की तरह वर्क करते हैं, अच्छा बोलते हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं। हमारे सामने है राजकुमार पासवान जी, जो भाजपा के अनुसूचित जाति के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बोचहा में काफ़ी सक्रिय हैं। बोचहा विधानसभा में काफ़ी मेहनत किया था और आज भाजपा को जो एक अच्छा सम्मान मिला है बोचहा में, क्योंकि नेगेटिव बहुत सारी बातें आई थी, लेकिन फिर भी जो उम्मीदवार भाजपा से बन के आई थी उनको एक अच्छा वोट प्रतिशत मिला है। इसमें राजकुमार पासवान जी का एक अहम भूमिका है। बहुत मेहनत किया था बेबी कुमारी जी के लिए। आज हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा जो अभी देश में पूरे सेंसेशन बना हुआ है वो है नुपुर शर्मा का, कि आखिरकार भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से क्यों निकाला। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया जो भाजपा को मिर्ची लग गई। हम इस पे इनसे बात करेंगे कि भाजपा को मिर्ची नुपुर शर्मा के कारण क्यों लगी। राजकुमार जी, नुपुर शर्मा को भाजपा ने क्यों निकाला। ये जो बातें आ रही है, नुपुर शर्मा ने एक डिबेट के दौरान आवेश में आके कुछ बातें कही जो आपत्तिजनक नहीं है। हमें ऐसा लगता है, जो लोग कुरान को जानते हैं, जो कुरान का कोट किया हुआ बात है, उसे आवेश में आके उन्होंने कहा। जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने कुरान आज तक नहीं पढ़ा है, वो देश में हाय तौबा मचाने लगे। और हाय तौबा मचाई तो सरकार तो चला रही है, वो तो संप्रदाय की कोई ऐसा घटना को बढ़ावा नहीं देगी। तो सरकार ने देखा कि कोई बवाल ना हो, कोई दंगा ना हो, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए सरकार ने उन्हें तो निष्कासित किया है। लेकिन इससे आहत है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो आहत हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, वो निर्णय हम लोग मान्य है। उन्होंने वही बात कहा जो कुरान में लिखा हुआ है। कोई अलग से बात नहीं कही थी, लेकिन मौलानाओं को बुरा लगा तो इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है राजकुमार जी कि भाजपा बैकफुट पे आ गई। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और शायद पूरे देश की सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। और एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसने तथ्य रखने का काम किया, उसको आप किसी के दबाव में आकर पार्टी से निष्कासित करते हैं, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो निश्चित तौर पे टूटता है। क्या कहना है इसके बारे में। मैंने पहले ही कहा आपको कि कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटा है, मेरा भी मन दुखी है। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा किया, हम लोग उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व को लगा देश चलाना है, देश में कोई सांप्रदायिक दंगा न हो, कोई बातें, इस बात का कोई बवाल न हो। और किसी संप्रदाय को इससे अगर दुख पहुंचा है तो नुपुर शर्मा ने माफी मांग लिया था, क्षमा कर सकते थे। उन लोगों को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन उससे पहले हमारी पार्टी ने एक उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से दिया है, उन्होंने माफी भी मांगा है। तो इस बात को खत्म करने का जो निर्णय हो सकता था, इन्होंने खत्म कर दिया। देखिए, प्रश्न तो वही पे है कि भाजपा बैकफुट पर क्यों आई। हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा जो अपनी लड़ाई लड़ रही है और नुपुर शर्मा ने वही बातें कही जो कुरान में लिखी थी, तो गलत कौन बोल रहा है, गलती किससे हुई है। क्योंकि नुपुर शर्मा ने अपने तरफ से तो कोई बातें बोली नहीं है। जो जो कुरान में लिखा हुआ है, या तो मौलाना ने कोई कुरान नहीं पढ़ा, वो लोग जो है सो बेवजह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि नुपुर शर्मा ने तो वही बात कही ना जो कुरान में लिखी हुई है। हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि जो कुरान में लिखी बात है, नुपुर शर्मा ने वही बातें कही। लेकिन जो लोग न पढ़े लिखे हैं, उन्हें लगता है कि ये सांप्रदायिक बातें हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध बातें हैं, तो रोड पे आके हल्ला करने लगे। एक तत्कालिक घटना घट गई कानपुर को, लोगों ने उससे जोड़ दिया, जो कि कहीं से दोनों से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, कानपुर कानपुर दंगा के बारे में जो राजकुमार जी जो
टीवी और वहाँ की पुलिस प्रशासन ने जो वीडियो फुटेज प्राप्त किए हैं सीसीटीवी कैमरे से, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि लोग ठेला पर आपको पत्थर रखे हुए हैं, तो ये प्लान दंगा था। तो नुपुर शर्मा का जो मैटर है वो कानपुर से तो बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, ये बात स्पष्ट हो रही है। स्पष्ट जो खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो रोष है वो है कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बातें नहीं, तो भाजपा को किसी दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। क्या भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और एक छोटी से मामले में दो चार मुल्लाओं के कहने पे इतने दबाव में आ जाएगी? लोगों को इस बात की चिंता है कि क्या भाजपा अपने हिंदुत्व के मुद्दे से भटक रही है? भाजपा कभी हिंदुत्व के मुद्दे से हट ही नहीं सकती है। इसका नींव जो है वो देश चलाना है, गरीबों का कल्याण करना है, और गरीब का कल्याण तभी हो सकता है जब हिंदुत्व का मुद्दा जिंदा रहेगा। क्योंकि हिंदू एक ऐसे धर्म है जिसकी स्थापना किसी ने की नहीं है, एक जीवन शैली है। और जब जीवन शैली को हम जीना शुरू करते हैं तो उसमें सारे जातियों का समावेश हो जाता है, अगरा से पिछड़ा से ऊपर से सब लोग का हो जाता है। इसलिए हम तो उस मुद्दे से हट ही नहीं रहे हैं, हम तो उस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, और जब तक ये धर्म है तब तक ये देश है। राजकुमार जी, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे से भटक रही है, जनता को ऐसा लग रहा है, क्योंकि नुपुर शर्मा जी की कोई मत मतलब इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो अपनी बात रख सके। ये प्रश्न जनता के बीच में है और ये प्रश्न हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया भाजपा ने? ये क्षणिक बातें हैं, क्षणिक बातें, घटना घटी और हो गया। और मैं शेष नीतू को गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए लोग जो है अधीनस्थ हम उनके काम करते हैं, और उन्होंने जो किया है वो सही किया है। इस पे किंतु परंतु हम किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जो निराश आज हुए हैं वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो फिर कुछ ऐसा होगा जिनको खुशी महसूस होगी। मतलब जनता का विश्वास भाजपा पे बना रहे, ये बना रहेगा। हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा लगातार उठाती रहेगी। हिंदुत्व का मुद्दा तो मैंने आपको पहले कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे के बेस पे ही भारतीय जनता पार्टी बनी थी, और संघ जो है वो सर जितनी आदिवासी क्षेत्रों में जो काम आज भाजपा ने कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान जो भाजपा ने लाया, जो भाजपा की नीति के तहत मौलिक अधिकार में मुरली मनोहर जोशी थे और लाए, तो भाजपा हमेशा गरीब और के कल्याण के लिए ही जिया है। आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीब के लिए शौचालय किसके पास नहीं था? गरीबों के पास नहीं था। गैस चूल्हा किसके पास नहीं था? गरीबों के पास नहीं था। रोड की बॉल बिजली की आवश्यकता किसको थी? सब लोग तो लग गए थे। आप कह रहे हैं कि भाजपा दलितों और अनुसूचित जाति के लिए काम करती है, राज्यसभा क्यों नहीं भेजती है? विधायक का टिकट दलितों को कम क्यों दिया जाता है? आपको पता नहीं होगा, राज्यसभा कामेश्वर चौपाल एमएलसी बनाया गया, हमारे दलित समाज से आते हैं, आज राम जन्मभूमि के मेंबर भी हैं। और एक कामेश्वर पासवान, वो नवादा से एमपी भी हुए, राज्यसभा भी हुए, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हुए। तो समय समय पे जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए, एक ही ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान दी है। ये पार्टी किसी वर्कर को, आज शंभू शरण पटेल, कोई नहीं सोच सकता था कि राज्यसभा भेजा जाएगा, आज एक वर्कर को लाके और राज्यसभा भेज दिया गया। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जहां वर्कर, आपको तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नहीं तो भागीरथी देवी तो कह रही है कि मतलब ये भाजपा में ये जाति के लोगों का सम्मान नहीं है, वो इस्तीफा भी दे रही हैं, कह रही हैं कि दलितों का भाजपा में सम्मान नहीं है। ऐसा क्यों? एक उनके यहाँ का जिला का मामला है। ये जिला के वर्कर और उनके बीच की आ, इसको मतभेद मत कहिए, मनभेद कहिए। कुछ बातें हुई होगी जो मनभेद हो गया होगा, जो कुछ चाहते नहीं होगी और नहीं हो पाया होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष से बात की है, प्रदेश अध्यक्ष ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। और सम्मान की बात है तो उनको पद्मश्री दिया गया। अब इससे अधिक जो सम्मान चाहिए वो किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। आप इतिहास उलट के देख लीजिए, किसी पार्टी ने दलितों को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आज तक किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया होगा। बोचहा में सर भाजपा क्यों हार गई, जबकि आपने बेबी को टिकट दिया, समीकरण को सब कुछ साधा गया, फिर भी भाजपा बोचहा हार गई? कौन जिम्मेदार इसके लिए? जनता का
जो मैंडेट होता है, जनता जो आशीर्वाद देती है, इसको आशीर्वाद देती है, वो जीत जाता है। वहाँ जो गलतियाँ हम लोगों से हुई, हमारे नेतृत्व में समीक्षा किया और जो उसकी त्रुटि जो हुई है उसको सुधारा जा रहा है। गलती कहाँ हुई ये सार्वजनिक करने की स्थिति में हम लोग नहीं है, लेकिन उस पे काम चल रहा है और वो सुधार लेंगे और अगली बार भारतीय जनता पार्टी बोचहा जीतेगी। ये तय लिखिए हम आपको कह रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, बोचहा। ये एनडीए के ही एक घटक है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बोचहा ने गलती, ये भाजपा ने गलती किया, बोचहा में अमर को ही टिकट देना चाहिए क्योंकि ये सहानुभूति वोट अमर पासवान के पास था। तो क्या भाजपा इस लहर को समझ नहीं पाई? मैंने आपको कहा कि कुछ गलतियां हुई, इस गलती में एक गलती भी थी। चूंकि लोग कहते हैं कि अगर जिनका बाप मर जाता है, इनके पिता मर जाते हैं, चद्दर पगड़ी उन्हीं के माथे पे बांधी जाती है। तो हम लोग कहीं और बांधने चले थे, जिसकी खामियाजा भुगतनी पड़ी हम लोगों को। बड़ी बात है, राजकुमार पासवान जी ने मतलब ये आपको इशारों इशारों में स्पष्ट कर दिया है कि चद्दर पगड़ी बेटा के ऊपर ही बांधा जाता है, दूसरे पे को उसका सम्मान नहीं मिलता है। हमारे हिंदू रिवाज में यही एक है कि जब 12वां दिन बीतता है और आपको द्वर्सा होता है तो वहाँ पिता की जगह पुत्र को बिठाया जाता है। ये हमारे संस्कार है और इसी संस्कार को भाजपा भूली, जिसका नतीजा है कि भाजपा बोचहा हार गई। हम राजकुमार पासवान जी से बात करेंगे। राजकुमार जी, अनुसूचित जाति के लिए भाजपा क्या कर रही है? एक अनुसूचित जाति के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लाया कि जो एक्ट है उस एक्ट के तहत समाप्त किया जाए, पहले इस पे जांच बैठाई जाएगी, उसके बाद फिर गिरफ्तारी होगी। सरकार ने तुरंत उस रूल को अध्यादेश लाके अमेंडमेंट किया और उसमें और धाराएं जोड़ी और मजबूती किया गया। उसके बाद एक्ट को मजबूत किया और फिर कैबिनेट पास की, फिर लोकसभा से पास कराया गया, कानून बनाया गया। एक तो ये ऐसी बड़ी घटना थी जो देश कह रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या कर रही है, दलित विरोधी है, दलित विरोधी है। लेकिन मोदी सरकार ने एक बार में ही अध्यादेश लाके इस मैटर को समाप्त कर दिया। पहले अनुदान की राशि जो अत्याचार नियम के तहत था 1 लाख रुपया था, उसको 2 लाख रुपया कर दी सरकार ने। उसके बाद छात्रवृत्ति जो होती थी उसमें भी बढ़ाया गया है स्कॉलरशिप। और कम सीट पे लोग कहता है आरक्षण खत्म करने की बात, लोग कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। ये बेबुनियाद बातें हैं। हम कहते हैं कि आज भारत सरकार कह रही है कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम सीट बढ़ाएंगे तब तो दाखिला दे पाएंगे। तो हम तो सीट बढ़ाने में लगे हुए हैं कि जितना अधिक सीट होगा उतना सभी जातियों के लोग पढ़ेंगे, उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी पढ़ेंगे। तो हम तो सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, घटा कहाँ रहे हैं। पहले कांग्रेस के राज में सिर्फ 4 एम्स हुआ करते थे, आज 14 एम्स है पूरे देश में। क्या इसमें दलित के बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे? तो जो लोग कहते हैं कि ये विकास की बात करने वाला झूठा है, मेडिकल कॉलेज खोलने वाली पार्टी झूठी हो गई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज लद्दाख में कोई नहीं सोचा होगा कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी खुल जाएगी लद्दाख में। आज केंद्रीय यूनिवर्सिटी लद्दाख में खुल गई है, वहां के दलित बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या वहां? तो ये जो बातें सिर्फ कह रहे हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं है। आज राजनीति करने के लिए कोई बात नहीं है उनके पास। नरेंद्र मोदी के सामने सब कोई शब्द नहीं रह गया उनके पास राजनीति करने के लिए। इसलिए उजुल फुजुल कभी कुछ बातें लेते रहते हैं। राजकुमार जी, अंबेडकर जी के बारे में मोदी जी की क्या सोच है? एक सर्किट की बात वो करते रहते हैं कि अंबेडकर जी मतलब जहां जहां गए उस सर्किट को हम बनाएंगे। क्या है वो कंसेप्ट, क्या है? उन्होंने बनाया है, अंबेडकर तीर्थस्थल करके एक सर्किट बनाया है। लंदन में जहां उनकी पढ़ाई हुई उसको सरकार ने अधिग्रहण किया, उसको एक स्मारक के रूप में उनको दिया गया है। जहां उन्होंने जन्म लिया उनको एक स्मारक बनाया गया है। जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली रखी, वहाँ मतलब एक 9 जगह ऐसी जगह हैं जहां तीर्थस्थल के तौर पे अब लोग जाएंगे और उनके जीवनी को पढ़ेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। चूंकि अनुसूचित जाति नहीं, लोग कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति के नेता थे, यही गलत हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो देश के नेता थे। ये 9 जगह तीर्थस्थल पे सब लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने संविधान
लिखा, रिजर्व बैंक की कल्पना की, और जो डिग्रियां हासिल की आज देश में कोई हासिल नहीं कर पाया, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो दलित का नेता और अनुसूचित जाति का नेता होगा? वो तो भारत का नेता है, और हमें गर्व है कि भारत में ऐसे नेता भी जन्म हुआ है जो विश्व पटल पे आज तक उस तरह की शख्सियत कोई नहीं है उनके सामने। बिहार में जातीय जनगणना निश्चित हो गया कि होगा, भाजपा ने भी साथ दे दिया सरकार का। क्या लगता है कि भाजपा जातीय जनगणना पर दोहरा चरित्र अपना रही है? एक तरफ वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है, और दूसरा वो हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सरकार चलाना एक जो सरकार की कार्यशैली है, उस में चलना है। और जातीय जनगणना हो जाएगी तो ये तो पता चल जाएगा लोगों को कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, ठीक है भाई, हो जाएगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो जात में जो जन्म जिनका हुआ है, उनको ही पता है कि वो किस जात में जन्म लिए हैं। और ये थोड़ी हो जाएगा कि जातीय जनगणना के बाद हिंदू तो छोड़ देंगे। वो तो आज भी हिंदू के साथ है, हिंदू तो है, हिंदू रहेंगे। नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा बिहार में इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अदर स्टेटों में इसके खिलाफ रहती है। ये बात है कि भाजपा का दोहरा चरित्र बिहार में अलग स्टेट मतलब स्टैंड और अन्य राज्यों में अलग स्टैंड, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। ये हमारी गठबंधन की सरकार है, एक शब्द में जवाब मैं यही दूंगा। और बाकी जगह जहां हम सरकार में हैं, तो क्या अकेले आप हैं। नीतीश कुमार के सामने झुक गए? सरकार में कभी कोई झुकता नहीं है। एक रास्ता होता है, दो पहिया होता है, और साथ में चलना होता है, तो साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं, बड़ी बात है। राजकुमार जी का कहना है कि साथ में चलना था, सरकार चलानी है तो मतलब कुछ बातें उनकी माननी पड़ेगी। जातीय जनगणना का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि समाज में फिर से जातीय उन्माद बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि खासकर जो विपक्षी दल है, जो जातीय जनगणना के लिए लगातार मतलब जनता के बीच में बहुत ही कन्विंसिंग कर रहे हैं कि हमने करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, उनका आधार जो है वो जातीय ही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जातीय उन्माद जो विगत 15-16 वर्षों से दबा हुआ था, क्या उसका उभार होगा जातीय जनगणना से? इसका निगेटिव पॉइंट हम आपसे जानना चाहते हैं। जो विपक्षी है, जो जातीय जनगणना का फायदा लेना चाहती है, जो बार बार कह रही मैंने करवाया, उनको ये पता होना चाहिए कि ये तो सर्वदलीय बैठक करके हुई है। इसका श्रेय वो नहीं ले सकते हैं। वहाँ जदयू भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, विपक्ष के लोग भी थे, तो सारे लोग थे। इसलिए वो अकेले नहीं कर सकते कि जातीय जनगणना हम करवा रहे हैं। और जातीय जनगणना के बाद जो स्थिति बनेगी, जिसकी अब बात आप कर रहे हैं कि आपस में दोष बढ़ेगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं। ये पता चल जाएगा भाई हमारी ये जाति है, तो वो जाति अपना हक मांगेगी कि भाई हमारी ये संख्या है तो ये होनी चाहिए। बिहार में ब्राह्मण भी बहुत गरीब है, जिसकी एक ताज़ा उदाहरण आपने देखा है कि समस्तीपुर में विद्यापति थाना क्षेत्र में 5 ब्राह्मण परिवार के लोग खुदकुशी कर लिए। ये आज के अखबार का न्यूज है। और दलित भी गरीब है। तो आर्थिक स्थिति पे जनगणना ज़्यादा जरूरी है कि जातीय जनगणना ज़्यादा जरूरी है? पहले तो विद्यापति पे बड़ा दुख है। वो ऐसा नहीं हो, मतलब आसपास के लोगों को देखना चाहिए था, अगर ऐसा कोई परिवार है, अगर हम 2 रोटी खा रहे तो 1 रोटी उन्हें देनी चाहिए थी। ये आसपास के लोगों का भी एक सामाजिक जो ताना-बाना पहले था कि घर के आसपास के लोग भी भूखे ना रहे, और कोई भूखे रह के और भूख के कारण मर गया, ये बड़ा दुखदाई है। और आपने कहा कि जातीय जनगणना से क्या, आप गरीब तो सब है, हर जाति में लोग हैं। जिस कारण से मोदी सरकार ने 10% आरक्षण की बात सवर्णों की, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सवर्ण भी गरीब हैं, ब्राह्मण भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है। तो वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबके लिए सोचती है, सबका विकास करती है, सबके लिए सोचती है। और 10% जो गरीब है उनको लाभ मिल रहा है, उनके बच्चे भी 10% आरक्षण लेके आज ऊपर जा रहे हैं। और ये भारत सरकार, मोदी की सरकार किसी को गरीब सोने नहीं देगी। कोविड काल में जितना उन्होंने अन्न बांट दिया, हमें नहीं लगता है कि आज तक किसी राज्य ने या किसी सरकार ने ऐसा करामात किया हो, किसी ने नहीं किया है। तो 10% आरक्षण देके गरीबों का उद्धार करने का प्रयास किया है, और आगे भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे मोदी सरकार। राजकुमार जी, फिर से बोचहां के बारे में आपसे बात करेंगे। अब तो मात्र समझिए कि 2-2.5 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव है।
बोचहा करीब-करीब 10 वर्षों से, क्योंकि रमई राम जी बने जब जीते उस वक़्त नीतीश सरकार थी। फिर उसके बाद ये मुसाफिर पासवान जी 2 साल ही चले, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, अभी अमर जी जीते हैं। विकास काम बोचहा में ज़्यादा नहीं हो रहा है और कहीं न कहीं बोचहा जो है वो राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार लंबे समय से चल रहा है। क्या ये उम्मीद रखी जाए कि राजकुमार पासवान जी बोचहा को एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं? ये तो जनता तय करेगी। पार्टी अगर हमें पार्टी के हम सिपाही हैं, अगर पार्टी हमें भेजती है कि वहाँ जाके लड़ना है, तो लड़ेंगे और बोचहा के विकास के लिए अभी से हम लग गए हैं। जब मैंने इस बार चुनाव में जब घूमा, देखा, तो पाया कि कमियाँ तो है। पता नहीं क्यों जो इसके पहले मंत्री रहे हैं, 7-8 टर्म एमएलए रहे और उन्होंने क्या किया गरीबों के लिए, ये वहाँ देखने के बाद लगता है कि वो तो कुछ किए ही नहीं। क्यों नहीं किए उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी ने मुझे भेजा, तो जनता हमें अगर कुछ आशीर्वाद देगी तो मैं खरा उतरूँगा और प्रयास भी करूँगा, अभी से लग गया हूँ और विकास तो होगा वहाँ। चूँकि मोदी सरकार की ढेर सारी योजनाएँ हैं, जिसे लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। कोई सोचा नहीं होगा कि 365 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा गरीबों का। किसी ने कल्पना नहीं किया होगा आज तक। एक राशन कार्ड लेके जाइए और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, आपको सिर्फ जाके किसी अस्पताल में भर्ती हो जाना है और आपका इलाज हो जाए, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। तो गरीब की योजना ढेर सारी है, लोगों को वहाँ बताना है, रास्ता दिखाना है और रास्ते को लेके आगे बढ़ना है। राजकुमार पासवान जी ने स्पष्ट किया है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे लगातार कायम है। नुपुर शर्मा का जो मैटर था वो सिर्फ जो मुस्लिम समाज में जो अवसाद आ गया था, जो उनका गुस्सा था, उस गुस्से को शांत करने के लिए ये काम किया गया है। नुपुर शर्मा भाजपा की अभी भी सिपाही हैं। पार्टी ने उनको हटाया है, फिर पार्टी में वो वापस आ जाएँगी। हमें देश भी चलाना है। सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार पासवान जी का कहना है कि हमें सभी समाज के लोगों की बात समझनी है, सुननी है और उनके अनुरूप काम करना है। बोचहा में भी इनका कहना है कि बोचहा में अगर हमें पार्टी मौका देगी तो आगे मैं एक अच्छी रणनीति बनाकर बोचहा के विकास का काम करूँगा। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएँ हैं इनके साथ। मैं अमित विक्रम, मुज़फ्फरपुर।